चलिए, तो हमारा नया टॉपिक है म्यूटेशन। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। म्यूटेशन म्यूटेशन बायोलॉजी के कई सारे चैप्टर में आपको यूज होता रहता है इसका कंसेप्ट। तो आज इसका कंसेप्ट समझ लीजिए एकदम अच्छे से कि क्या है म्यूटेशन। ठीक है, चलिए। तो जब हम बात करते हैं म्यूटेशन की, तो ये म्यूटेशन टर्म पहली बार किसने दिया? सबसे पहला सवाल तो यही आता है मन में, या आखिर ये म्यूटेशन टर्म किसने दिया होगा? तो किसी को पता है म्यूटेशन टर्म किसने दिया है? देखिए, म्यूटेशन टर्म आया है म्यूटॉस से। किससे आया है? म्यूटॉस से। और ये टर्म यूज करने वाले, म्यूटेशन टर्म यूज करने वाले जो साइंटिस्ट थे पहली बार, वो थे ह्यूगो डायवेरिस। कौन थे? ह्यूगो डायवेरिस। बेसिकली पता है, इन्होंने एक प्लांट पर काम किया था, जिस प्लांट का नाम था इवनिंग प्राइमरोज। क्या नाम था? इवनिंग प्राइमरोज। तो उसका कॉमन नेम था, उसका बॉटेनिकल नेम था ओइनोथेरा लिमार्कियाना। ओइनोथेरा लेमार्कियाना। लेमार्कियाना। तो ये ह्यूगो डेवरिस साहब क्या कर रहे थे? इस प्लांट पे काम कर रहे थे। इसी प्लांट पर काम करने के दौरान उनको ऐसा लगा कि प्लांट के कुछ कैरेक्टर को लेकर अचानक से हमें कोई चेंज दिखता है। अचानक से का मतलब, हम लगातार कई जनरेशन ग्रो करा रहे हैं। मान लिया जाए कि फ्लावर कलर अगर रेड आ रहा है, तो रेड आ रहा है, व्हाइट आ रहा है, अचानक से पिंक आ गया, अचानक से येलो आ गया, अचानक से ऑरेंज आ गया। तो इनको लग रहा था भाई ये अचानक से चेंज क्या हो जा रहा है, फिर अगले जनरेशन में नॉर्मल हो जा रहा है। तो इनके दिमाग में एक वर्ड आया, म्यूटोस। म्यूटोस एक ग्रीक वर्ड, इसका मतलब सॉल्टेशन भी होता है। इसका मतलब क्या होता है पता है? जंपिंग। म्यूटोस मतलब टू जंप, मतलब कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो जंप कर रहा है। एक जनरेशन में आया, फिर कई जनरेशन गैप, फिर अचानक से कहीं और दिख गया किसी जनरेशन में। इनको लगा ये क्या हो रहा है भाई, तो इन्होंने टर्म दे दिया कि इस फिनोमिना को बायोलॉजी में म्यूटेशन बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे म्यूटेशन टर्म किसने दिया, आंसर इज ह्यूगो डेविस व्हाइल ही वाज वर्किंग ऑन इवनिंग प्राइमरोज। इतना ही नहीं, ह्यूगो डेविस ने एक थ्योरी तक दे डाला, और उस थ्योरी का नाम है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की म्यूटेशन थ्योरी। देखिए, मैं इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो कुछ दिन में स्टार्ट करूंगा, उसमें कई थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं। इसमें थ्योरी थ्योरी तो है उसमें, लेकिन उसमें एक थ्योरी ह्यूगो डेविस का भी है, और वो बहुत हाईलाइटेड थ्योरी है। ह्यूगो डेविस के हिसाब से जो इवोल्यूशन होता है वो सडनली होता है और लार्ज होता है, बड़ा चेंज होता है अचानक से। तो वही थ्योरी है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने म्यूटेशन को पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये तो पहला बात हो गया कि म्यूटेशन टर्म किसने दिया है। म्यूटेशन टर्म म्यूटॉस से आया है। ये टर्म ह्यूगो डेविस ने दिया है। जब वो इवनिंग प्राइम रोज पे काम कर रहे थे तभी उन्होंने ये टर्म दिया था, और उसी दौरान उन्होंने फिर एक थ्योरी भी प्रपोज कर डाला जिसका नाम है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब सवाल है कि पहली बार म्यूटेशन को ऑब्जर्व किसने किया है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। क्या पहली बार, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, क्या पहली बार म्यूटेशन को ऑब्जर्व भी ह्यूगो डेविस ने किया है? नहीं, ऑब्जर्व तो कोई और किया है जिसका नाम है सेथ राइट। क्या नाम है? सेथ राइट। सेथ राइट ने पहली बार म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया है। कह रहे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? सुनना, इन्होंने जब ऑब्जर्वेशन किया था सेथ राइट, किस पे? एक सिप वैरायटी पे। किस पे? सिप वैरायटी। तब इनको ज्ञान नहीं था कि ये म्यूटेशन है या क्या है। बाद में ह्यूगो डेविस ने थ्योरी दिया है म्यूटेशन का। इनको ऐसा लगा कि एक पर्टिकुलर हाइट का जो सिप होता है, मान लो इतना हाइट का होता है, तो हर जनरेशन में या तो इस हाइट का आ रहा है या इस हाइट का आ रहा है, थोड़ा सा छोटा बड़ा चल रहा है। लेकिन अचानक से सिर्फ इतना छोटा वैरायटी का उनको दिखा। अचानक से किसी जनरेशन में सिर्फ बहुत ही छोटा दिखा। तो उन्होंने गौर किया कि इसका जो लैग है ना, लैग लैग वाला पोर्शन काफी स्मॉल है, इसलिए इनका हाइट काफी छोटा छोटा है। फिर अगले जनरेशन में ऐसा नहीं कि वो लेग वाला वैरायटी आ ही गया, नहीं,
इनको ऐसा दिखा था कि किसी किसी जनरेशन में ये स्मॉल लेग्ड वैरायटी ऑफ शीप अपीयर हो जाता है। इस वैरायटी का उन्होंने नाम भी दिया था एनकॉन शीप। क्या नाम दिया था? ANCAN, एनकॉन शीप। एनकॉन शीप क्या है? शॉर्ट लेग वैरायटी ऑफ शीप, इन्होंने नाम भी दिया। तो अगर पूछा जाए कि सेथ राइट ने इवोल्यूशन सॉरी सेथ राइट ने म्यूटेशन टर्म दिया, नहीं। जिस फिनोमिना को सेथ राइट ने ऑब्जर्व करके एक्सप्लेन किया था कि मैं ऐसा कुछ देखता हूं, बाद में उसी टाइप का फिनोमिना ह्यूगो डेविस ने इवनिंग प्राइमरोज पे देखा और उन्होंने टर्म दे दिया म्यूटेशन। म्यूटेशन टर्म सेथ राइट ने नहीं दिया। म्यूटेशन टर्म क्या पहले पता है? म्यूटेशन के लिए वर्ड कौन सा यूज होता था? सॉल्टेशन। सॉल्टेशन इसका मतलब होता है टू जंप। जंप कर करके कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, वो भी अचानक से ऐसा कोई कैरेक्टर आ जाता है जो जंपिंग कैरेक्टर दिखता है, जो किसी एक जनरेशन में रहता है, फिर कई जनरेशन के गैप के बाद अचानक से किसी दूसरे जनरेशन में दिखता है। तो ये सब टर्म पहले से यूज किए जाने वाले टर्म, सॉल्टेशन, ये सब। तो ये पूछा जाए कि म्यूटेशन टर्म क्या सेथ राइट ने दिया है? नहीं। मगर म्यूटेशन पहली बार सेथ राइट ने देखा है, हाँ। उन्होंने किस पे देखा था? तो एनकॉन शीप वैरायटी पे देखा था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर सर म्यूटेशन क्या है? एक अच्छा बढ़िया डेफिनेशन दे दीजिए सर म्यूटेशन का। अब मन में आ रहा होगा कि सर म्यूटेशन को डिफाइन भी कर ही दिया जाए लगे हाथ, और एक बढ़िया सा डेफिनेशन दिया जाए म्यूटेशन का। देखिए, आपको मैं डीएनए पूरा पढ़ा रखा। डीएनए आपको पता है क्या? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, पढ़ाया है ना? अब मैं आज बोलने जा रहा हूं कि क्या है म्यूटेशन। मैं कह रहा हूं एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इज म्यूटेशन। ये म्यूटेशन का सबसे सरल परिभाषा हुआ। जेनेटिक मटेरियल में किसी भी प्रकार का चेंज, जाहिर सी बात है वो चेंज न्यूक्लियोटाइड में ही आएगा, तब जाके जेनेटिक मटेरियल चेंज। जेनेटिक मटेरियल में किसी भी प्रकार का चेंज म्यूटेशन कहलाता। लेकिन ये इतना डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, और बढ़िया डेफिनेशन दिया जाए म्यूटेशन का। तो सुनना ध्यान से, हम बोल रहे हैं इट इज रेयर। रेयर क्यों बोला? म्यूटेशन जल्दी नहीं होता। इट इज रेयर, रैंडम, जनरली हार्मफुल, sometimes useful. It is rare, random, harmful, useful, generally large, sometimes small, and generally inheritable. Inheritable, change in genetic material. Change in genetic material, यही म्यूटेशन है। आइए समझते हैं क्या क्या बोल दिया गया। एक एक वर्ड को समझिए म्यूटेशन के बारे में। इट इज रेयर, पता है ये इतना रेयर है कि अगर 10 की पावर 6 सेल जाए डिवाइड करने के लिए, तब जाके संभावना है कि सेल डिवीजन के दौरान, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान उस जेनेटिक मटेरियल में चेंज आता है। यानी कि 10 की पावर 6 सेल में एक सेल को म्यूटेशन होने की संभावना है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलोगे? 1/10 की पावर 6, यानी कि 10 की पावर -6 तो इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब सोचो कितना रेयर है। ऐसा नहीं है कि किसी भी सेल में म्यूटेशन होते रहता है, मैं नेचुरली बात कर रहा हूँ। आर्टिफिशियली तो कुछ भी करा सकते हैं, अभी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि नेचुरली किसी भी सेल में म्यूटेशन हो रहा है, नहीं। नेचुरली म्यूटेशन आर वेरी 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 रेयर फिनोमिना, और उसमें भी म्यूटेशन किस सेंस में होगा। मतलब म्यूटेशन होने से कोई फायदा होगा पॉजिटिव, या म्यूटेशन होने से कोई फायदा घाटा होगा नेगेटिव। मतलब म्यूटेशन में जब होगा जेनेटिक मटेरियल में, तो वो जेनेटिक मटेरियल और अच्छा काम करेगा या और बेकार काम करने लगेगा, इसकी कोई संभावना नहीं।
रैंडम है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ जनरली, अच्छा रैंडम का मतलब एक और बात है यहाँ पे, किस सेल में म्यूटेशन होगा ये किसी को नहीं पता है, सेल के किस डीएनए में म्यूटेशन होगा ये किसी को नहीं पता है, और किस डीएनए के किस जीन में म्यूटेशन होगा ये भी किसी को नहीं पता है। सब कुछ रैंडम, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा ये भी नहीं पता है, चेंज किस जीन में होगा ये भी नहीं पता है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है इसलिए रेयर बोला, लेकिन किस सेल में होगा इसकी गारंटी नहीं है इसलिए रैंडम बोला। अब बात करते हैं हार्मफुल और यूजफुल। जनरली मोस्ट ऑफ द केस में म्यूटेशन हार्मफुल ही होता है, हाँ कई बार म्यूटेशन यूजफुल भी होता है, मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, वो एग्जांपल इनफैक्ट मैं बता चुका हूँ, वो वाला जेनेटिक्स वाला क्लास जो बच्चे किए हैं वो तो फिर से पूरी पढ़ाना है, तो उसमें बताया था। तो म्यूटेशन कभी कभी यूजफुल भी हो जाता है, लेकिन इन जनरल म्यूटेशन हार्मफुल ही होता है। म्यूटेशन लार्ज हो सकता है इतना बड़ा चेंज आ जाए जीन में कि एक नया कैरेक्टर बने, एकदम कैरेक्टर ही बदल जाए, पता चला पर्टिकुलर जीन हाइट को रेगुलेट करता था वो कलर को चेंज कर रहा है, ऐसा भी हो जाता है कई बार। इन जनरल क्या होता है म्यूटेशन स्मॉल भी होता है, जैसे मान लीजिए वो पर्टिकुलर जीन कैरेक्टर के व्हाइट कलर को रेगुलेट कर रहा था, म्यूटेशन होने के बाद हो सकता है येलो कलर को रेगुलेट करने लगा, तो ये बहुत बड़ा चेंज नहीं, कैरेक्टर ही चेंज हो जाए तो बहुत बड़ा चेंज हो गया। तो म्यूटेशन लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी, डिपेंड करता है कि म्यूटेशन का एक्सटेंट क्या है, जो चेंज हुआ कितना बड़ा चेंज हुआ, बड़ा चेंज स्मॉल चेंज। अच्छा म्यूटेशन जनरली इनहेरिटेबल होता है, देखो डीएनए क्या है जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है वो तो अगले जनरेशन में वो चेंज किया वही फॉर्म जाएगा। हाँ इसकी गारंटी नहीं है कि अगले जनरेशन में एक्सप्रेस हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन डीएनए में जो चेंज हुआ है, जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज हुआ है वो तो अगले जनरेशन में जाएगा साहब, वो तो जाए कन्फर्म। तो क्या क्या बोल दिया मैंने, फिर से एक बार कंक्लूड करूं, म्यूटेशन इज रेयर, रैंडम, हार्मफुल और यूजफुल, लार्ज और स्मॉल, इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, इट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। तो ये है म्यूटेशन का डेफिनेशन, और अगर आम परिभाषा देना है तो इन जनरल हम लोग क्या बोल देते हैं, एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। जेनेटिक मटेरियल में न्यूक्लियोटाइड का हेरफेर होगा तो चेंज हो जाएगा और इसी को म्यूटेशन बोलेंगे। तो म्यूटेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया, अरे बोलो सभी लोग। रिभा नहीं आया, रिभा सर आया। हाँ तो हाथ खड़ा करने में क्या दिक्कत है, सर किया हुआ तो है। नहीं किया हुआ है। आइए और बात करते हैं म्यूटेशन के बारे में, और बात करते हैं, चलिए एक बात समझिएगा, म्यूटेशन जो होता है ना, जो बच्चे मेरा सेल का लेक्चर देख चुके हैं उनको पता होगा, सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है सोमेटिक सेल और एक होता है जर्मिनल सेल, जिसको जर्म सेल भी कहते हैं। और आप लोगों को पता है नेक्स्ट जनरेशन में मात्र एक सेल जाता है, एक सेल, जैसे मैं हूं और मेरी कोई फीमेल मेंबर है, हम दोनों मिलके एक एक सेल डोनेट करेंगे और अगला जनरेशन ले आएंगे, ऐसे ही हर कोई करता है इस दुनिया में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म। तो वो जो पर्टिकुलर सेल है जो नेक्स्ट जनरेशन का अंग बना देगा, पूरा बॉडी बना देगा, उसको बोलेंगे जर्म सेल, क्योंकि जनरेशन चेंज करके अगले जनरेशन में जा रहा है, इनहेरिटेबल है वो सेल। लेकिन मेरे बॉडी का जितना भी सेल है, चाहे वो मेरे ब्रेन का हो, मेरे आंख का, मेरे कान का, मेरे बॉडी का, मेरे फलना ढिकना, वो सब यहीं रह जाएगा, मर जाएंगे खत्म हो जाएगा। लेकिन एक सेल है मेल गेमीट, वो मेरा नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, और फीमेल का भी एक सेल है ओवम, वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा। बाकी उसके भी शरीर का, नाक का, आंख का, मुंह का, दिमाग का, खोपड़ी का, सब सेल यहीं रह जाएगा, मर जाएगी। तो जो सेल इनहेरिटेबल होता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, उसको बोलते हैं जर्म सेल। और जो सेल
इसी जनरेशन में रह जाता है, उसको बोलते हैं सोमेटिक सेल। अब समझना, बच्चे के मन में एक बहुत बड़ा गलत फहमी होता है, बहुत भयानक वाला गलत फहमी। बताए क्या? बच्चा सोचता है ना, जो सोमेटिक सेल है ना और जो जर्म सेल है ना, तो बच्चा सोचता है सोमेटिक सेल में केवल ऑटोसोम क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम दो प्रकार का होता है, ये मैं पहले बता दूं। सोचता है इसमें केवल ऑटोसोम है और इसमें केवल एलोसोम है। एलोसोम का मतलब होता है सेक्स क्रोमोजोम, जो एक्स और वाई होता है। ये बहुत बच्चा ऐसा सोचता है, सच बता रहा हूँ। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसा ही सोचते हो कि जर्म सेल में केवल एलोसोम होता है। अरे बाबड़ा, दोनों में दोनों ही क्रोमोजोम होता है। यहाँ भी एलोसोम होता है और यहाँ भी ऑटोसोम होता है। ये गलत फहमी ना पालें। हर सेल के पास क्रोमोजोम होता है, हर सेल के पास सारे क्रोमोजोम होते हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पे हैप्लॉइड होता है, जर्म सेल जो फाइनली बनता है, वो सब हटाइए, वो सब आपको रिप्रोडक्शन में हम सिखाएंगे। लेकिन यहाँ भी ऑटोसोम होता है, यहाँ भी एलोसोम होता है, और यहाँ भी ऑटोसोम और यहाँ भी एलोसोम। अच्छा, एलोसोम को सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं? इस एलोसोम से सेक्स डिटरमाइन होता है। ये मैं मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ा दूंगा आपको, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म, अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो एलोसोम से सेक्स डिटरमाइन होता है इंडिविजुअल का, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अदरवाइज वो भी क्रोमोसोम ही है और एलोसोम भी क्रोमोसोम ही है। और आपको पता है क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए में जीन होता है। तो भाई हो सकता है कि इसमें किसी वजह से कोई चेंज आया हो सकता है इसमें कोई चेंज आ गया हो। तो इसमें और इसमें जो चेंज आया ना, तो वो सोमेटिक सेल में आया। और आपको पता है सोमेटिक सेल अगले जनरेशन में नहीं जाता। जो भी चेंज आया हो सकता है पर्टिकुलर जिस इंडिविजुअल में आया हो, उस इंडिविजुअल के अंदर उस चेंज का प्रभाव दिख रहा होगा, मे बी, मानते हैं। लेकिन ये अगले जनरेशन में ये म्यूटेशन नहीं जाने वाला। तो अगर म्यूटेशन हुआ सोमेटिक सेल में, तो ये म्यूटेशन होगा नॉन इनहेरिटेबल, अगले जनरेशन में नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी कोई भी क्रोमोसोम अगले जनरेशन में, वो सेल ही नहीं जाता अगले जनरेशन में, तो क्रोमोसोम कहां से जाएगा? क्रोमोसोम नंगा थोड़ी नहीं चला जाएगा। लेकिन अगर जर्म सेल में कोई भी चेंज हो गया, चाहे वो ऑटोसोम में हो चाहे वो एलोसोम में हो, क्योंकि बच्चा जनरली सोचता है कि जर्म सेल में केवल चेंज एलोसोम में आएगा। अरे नहीं भाई, जर्म सेल एक सेल है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज हो जाए, अगर ऑटोसोम में हो या एलोसोम में हो, तो वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा वो डीएनए, क्योंकि पूरा सेल ही नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाला है। तो इसको बोलते हैं कि जर्म सेल में जब चेंजेज आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये इनहेरिटेबल चेंज है, ये अगले जनरेशन में इनहेरिट हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर अभी आपने डेफिनेशन में लिखा म्यूटेशन इनहेरिटेबल होता है, अगले जनरेशन में जाने लायक होता है, और आप यहाँ लिख रहे हैं म्यूटेशन इन नॉन इनहेरिटेबल भी होता है और इनहेरिटेबल भी होता है। देखिए साहब, ऐसा है ना कि जो नेचुरल म्यूटेशन है ना, वो जनरली इनहेरिटेबल ही पाया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप डेफिनेशन को और बढ़िया बनाना चाहें तो आप यहाँ पे भी ऑब्लिक डाल के लिख सकते हैं म्यूटेशन इज इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल, कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी ना है। क्योंकि देखो सोमेटिक सेल, अरे उल्टा बोल दिया मैंने, जनरली जो होता है म्यूटेशन सोमेटिक सेल में ज्यादा होता है। कारण उसका ये है कि सोमेटिक सेल का नंबर बॉडी में ज्यादा है, तो उसको ज्यादा डिवाइड करना है, तो उसके अंदर म्यूटेशन होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन भाई बात ये है कि वो म्यूटेशन जो होता है वो उसी जनरेशन में खत्म हो जाता है, तो कई बार हमको नोटिस में नहीं आता कि म्यूटेशन हुआ भी है, क्योंकि उस जनरेशन में हुआ, एक्सप्रेस होते होते तक पता चला इंडिविजुअल ही मर गया, तो एक्सप्रेशन उसका दिखाया नहीं म्यूटेशन का। लेकिन यहाँ जो चेंज आता है ना, आपको मैं बताऊं, सुना ध्यान से सभी लोग, यहाँ जो चेंज आता है ना, तो वो अगले जनरेशन में जाएगा चेंज, जेनेटिक मटेरियल अगले जनरेशन में भी जाएगा, अगले के अगले अगले के अगले, और हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर जनरेशन में जाके एक्सप्रेस हो जाए और पता चलेगा चेंज तो 4 जनरेशन पहले ही हुआ। इसलिए कहते हैं कि म्यूटेशन इज इनहेरिटेबल। और यहाँ जो चेंज होता है कई बार पता भी नहीं चलता है कि म्यूटेशन हुआ है। हमारे अंदर भी कई म्यूटेशन हो रखा है, आपके अंदर भी हो रखा है, पता भी नहीं होगा कि शायद हो रखा है। हो सकता है जर्म सेल में ही होके रखा हो। म्यूटेशन जल्दी से एक्सप्रेस होने वाला फिनोमेना नहीं है। हो सकता है आज मेरे अंदर जो म्यूटेशन हुआ मेरे छरपोता परपोता में जाके एक्सप्रेस हो सकता है। तो जो म्यूटेशन इनहेरिटेबल होता है वही हम पता कर पाते हैं अच्छे से, और नॉन इनहेरिटेबल म्यूटेशन का हमें जनरली पता नहीं चल पाता, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था इनहेरिटेबल। अगर आप डेफिनेशन को अच्छा बनाना चाहें तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं म्यूटेशन इज इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल। तो ये है साहब भाई साहब म्यूटेशन का इंट्रो
ट्रांसडक्शन। और भी एक बात बची इंट्रोडक्शन में, आइए उसको भी लेते हैं। देखिए साहब, म्यूटेशन जो होता है ना, म्यूटेशन सुनेगा सभी लोग ध्यान से, म्यूटेशन नेचुरल भी हो सकता है और आज की डेट में म्यूटेशन आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब समझिएगा ध्यान से, नेचुरल म्यूटेशन बहुत रेयर है भाई, बहुत रेयर, बहुत रेयर, वेरी वेरी रेयर। नेचुरल म्यूटेशन बहुत रेयर है। अच्छा, नेचुरल म्यूटेशन को एक और नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप लोग, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस या बैकग्राउंड म्यूटेशन। बैकग्राउंड म्यूटेशन क्यों बोला पता है? मान लो इस अगले 5-7 जनरेशन के बाद कोई चेंज दिख रहा है, पता चला इसके पीछे का कारण, ये चेंज का कारण जो इसके पीछे कभी जो है जेनेटिक मटेरियल में चेंज हुआ किसी जनरेशन में नेचुरली, और आज जाके एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए इसको बोला बैकग्राउंड म्यूटेशन। ठीक है, माँ के नाम याद रखना कि नेचुरल म्यूटेशन को स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी कहते हैं और बैकग्राउंड म्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत रेयर फिनोमिना, बहुत रेयर, नेचुरल म्यूटेशन बहुत रेयर है। मैंने बताया कितना फ्रीक्वेंसी, 10 की पावर -6 उसका फ्रीक्वेंसी है। लेकिन पता है आज की डेट में आर्टिफिशियल म्यूटेशन कॉमन। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे? अच्छा को बात बताओ, क्या आपके मन में कभी आया पहली बार आर्टिफिशियल म्यूटेशन किसने कराया होगा? बिल्कुल मन में आना चाहिए। अगर म्यूटेशन रेयर होता है, स्टडी कर लिया ह्यूगो डेविसन, उसके बाद तो कई सारे साइंटिस्टों ने म्यूटेशन के पीछे हाथ धो के पड़ गया स्टडी करने के लिए। तो ऐसा कभी मन में आया ऑर्गेनिज्म के अंदर आर्टिफिशियली म्यूटेशन करवा दिया, ऐसा कौन शख्स है? तो सुनिएगा ध्यान से, फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल म्यूटेशन कराने वाले शख्स का नाम है, जो ऑर्गेनिज्म पे कराए थे वो ड्रोसोफिला पे कराया गया था, ड्रोसोफिला पर कराया गया था। नाम यार मैं भी भूल गया उसका, रुक गया। सेथ राइट, सॉरी, बेडल एंड टॉटन ने तो उसको क्या किया था, बेडल एंड टॉटल, इन्होंने तो क्या किया था भाई, न्यूरोस्पोरा पे बाद में एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। और फर्स्ट टाइम जो आर्टिफिशियल म्यूटेशन कराया था वो साइंटिस्ट थे मूलर। देखो ऐसे ही भूल जाने पे नाम याद आता है, कई बार आप नाम भूल जाओ ना किसी का, तो आप आगे बढ़ जाओ, पीछे वाली चीजें अपने आप याद आ जाएगी। मैंने कई बार बताया भी, ऐसा एग्जाम में भी होता है। ठीक है, मूलर, सुने समझिए समझिए ध्यान से, मूलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहली बार आर्टिफिशियल म्यूटेशन कराया है, पहली बार आर्टिफिशियल म्यूटेशन कराने वाले साइंटिस्ट मूलर है। उन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला एक ऑर्गेनिज्म लिया, उन्होंने क्या किया, इस पे एक्सरे डाला, और आज की डेट में पता चल चुका है आर्टिफिशियली जो भी एजेंट म्यूटेशन कराता है उसको बोलते हैं म्यूटाजन। म्यूटेशन जनरेट कराने वाले एजेंट को बोला म्यूटाजन, म्यूटाजन। तो उन्होंने क्या किया था, पहली बार एक्सरे डाला इस ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला एक ऑर्गेनिज्म होता है, इंसेक्ट होता है। ठीक है, तो पता चला ड्रोसोफिला के अंदर कई सारे कैरेक्टर में सडन चेंज आए, सडन चेंज। तब इनको पता चला अरे चोरी के, जो काम नेचर काफी लंबा समय लेके करती है, करोड़ों साल में जो होने की संभावना है वो तो हम हाथ लगाए एक बार में करा सकते। तो पहली बार म्यूटेशन कराने वाले शख्स कौन थे, मुलर। और किस ऑर्गेनिज्म पे कराए थे, ड्रोसोफिला। म्यूटाजन क्या था, एक्सरे। जब इन्होंने मुलर ने पहली बार कराया तो कई सारे साइंटिस्टों के दिमाग में चमका, वाह यार ये तो गजब चीज है। अब बोलो ऐसा क्यों चमका, अब बोलो ऐसा क्यों चमका? पता है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, लो ये मैंने मान लिया कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर कई सारा सेल है। अब हमें पता करना है कि कल को अगर बाय चांस, हमें पता करना है कि कल को अगर बाय चांस इस पर्टिकुलर सेल में नेचुरल म्यूटेशन हो जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा। अगर हम ये पता कर ले कि उसका क्या इफेक्ट होगा तो हम इन फ्यूचर उसका ट्रीटमेंट भी ढूंढ के रख सकते हैं, यस और नो। तो क्या हम वेट करें करोड़ों साल का, किसमें चेंज होने से क्या होने वाला है, एटलीस्ट हजारों साल का वेट करें। हजारों साल में पता चला किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के मेंबर में चेंज आया,
और हम 1000 साल वेट करेंगे, 1000 साल तो इंडिविजुअल जिएगा नहीं। तो हम पता कर लेते हैं कि किसी भी स्पीशीज में जो पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल है, किसी भी सेल में अगर पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल में चेंज आया किसी स्पीशीज के, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हम वेट तो नहीं कर सकते, इसके लिए वेट तो नहीं कर सकते हम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में, सैंपल ले आते हैं ऑर्गेनिज्म का, इंसान का भी लाते हैं, इंसान को पैसा दिया जाता है। मान लो म्यूटेशन स्टडी करना है, अब साइंटिफिक कम्युनिटी क्या करते हैं, ऐसे पर्सन जो फैमिली मेंबर में बहुत सारे लोग होते हैं ना, कि मेरे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो उसकी फैमिली मेंबर को कुछ पैसा दिया जाता है और उस फैमिली मेंबर से एक पर्सन पिक किया जाता है, और वो पर्सन खुद भी एग्री करता है कि मेरे ऊपर आप साइंटिफिक स्टडी कर सकते हो, और अगर मैं मर गया तो इसका जिम्मेवार केवल और केवल मैं हूँगा, और मेरे मरने के बाद एक मोटा रकम मेरे परिवार को मिलना चाहिए। तो ऐसे साइंटिस्ट लोग ह्यूमन पे भी स्टडी करते हैं, और कई बार ऐसा होता भी है कि एक्सपेरिमेंट थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो इंसान मर जाता है। कोई बात नहीं है, इंसान ने पहले ही एग्रीमेंट दे रखा है, उसके फैमिली वालों को पैसा मिलेगा सरकार की तरफ से, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि मान लो हम ह्यूमन पे स्टडी कर रहे हैं, हमको पता करना है कि अगर ब्रेन के पर्टिकुलर सेल में म्यूटेशन हो गया तो उसका प्रभाव पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। किडनी के पर्टिकुलर सेल में म्यूटेशन हो गया था, प्रभाव नेगेटिव। मान लो सपोज दैट हम बता रहे हैं कि स्टडी कर रहे हैं, तो हम वेट तो नहीं करेंगे कि म्यूटेशन कब होगा, जानबूझ के हम क्या करेंगे, म्यूटेशन करवा देंगे, और करवा देने के बाद म्यूटेशन किस सेल में हुआ नहीं पता चला हम किडनी के पास डाले म्यूटेशन होने के लिए म्यूटेशन, और हो गया लीवर में, वो भी गारंटी नहीं है किसमें होगा। पता चला कुछ समय बाद फैट का डाइजेशन रुक गया, तब हम समझ जाएंगे अच्छा पर्सन के अंदर लीवर में म्यूटेशन हो गया, क्योंकि हम फैट का फंक्शन पढ़ के रखे हुए हैं आज की डेट में, और हम म्यूटाजन डाले तो पर्टिकुलर सेल में क्या हुआ फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, उस पर्सन का लीवर निकाल लेंगे और उसकी डिटेल स्टडी करेंगे, उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, तब जाके पता चलेगा पर्टिकुलर सेल में क्या चेंज आया है, तब जाके जीन लेवल पर पता करेंगे क्या चेंज आया है। मैं इतना तामझाम में जाने से बेटर है कि एक लाइन में आपको बताता हूँ, आर्टिफिशियल म्यूटेशन आज की डेट में जीन के फंक्शन को मॉलिक्यूलर लेवल पर पता करने के लिए बहुत अच्छा वरदान साबित हो रहा है। और इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल म्यूटेशन से हम कई वैरायटी के ऑर्गेनिज्म डेवलप कर चुके हैं, कैसे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। कुल मिला के आप ये समझिए, मुलर ने एक बहुत बड़ा वरदान दे दिया साइंटिफिक कम्युनिटी को, और वो था आर्टिफिशियल म्यूटेशन। जानबूझ के म्यूटेशन कराना, जो चीज करने में नेचर हजारों करोड़ों साल लेती है वो हम सेकंडों में करा सकते हैं, वो हम 24 घंटे में करा सकते हैं, वो हम एक हफ्ते में करा सकते हैं, जो चीज नेचर हजारों साल में कराएगी। ये मुलर ने पहली बार करा के देखा। फिर बाद में साइंटिस्ट आते हैं बेडल एंड टॉटम, इन्होंने इस बात को आर्टिफिशियल म्यूटेशन को यूज करके एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस बड़ा ही हाईलाइटेड हाइपोथेसिस है, सच बता रहा हूँ, बहुत हाईलाइटेड हाइपोथेसिस है। क्या बोलता है इस हाइपोथेसिस में, सुना ध्यान से, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, बेडल एंड टॉटम। इन्होंने क्या किया, न्यूरोस्पोरा ले आया, न्यूरोस्पोरा भी एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन्होंने क्या किया, न्यूरोस्पोरा लाकर, एक फंगस है याद रहे, फंगस है न्यूरोस्पोरा। इन्होंने क्या किया, न्यूरोस्पोरा लाकर उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था, उसको आप बोलोगे क्या, वाइल्ड फॉर्म, क्या बोलोगे, वाइल्ड फॉर्म, जो नेचर में ओरिजिनल था। उन्होंने क्या किया, उसमें म्यूटेशन करा दिया, आर्टिफिशियल म्यूटेशन करा दिया। कैसे कराया, ये आपके लेवल पे नहीं है सिलेबस, उन्होंने म्यूटेशन करा दिया, और जो आया वो होगा म्यूटेंट फॉर्म। यस और नो, म्यूटेंट फॉर्म। उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी भी दिया, ध्यान रखना, जो नेचुरल फॉर्म था किसका, इसका, उसको बोलते हैं प्रोटोट्रॉफ, और इसका इसका जो इसको बोला प्रोटोट्रॉफ, और इसको बोला ऑक्जोट्रॉफ। क्यों बार बार ये मैसेज कर रहा है भाई, कोई फायदा नहीं है बीच में क्लास आने का, बार बार समझाते हैं बच्चा को, आदत से मजबूर है बीच में क्लास आने का। हाँ, ये क्या है, वाइल्ड फॉर्म, ये है म्यूटेंट फॉर्म, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वाइल्ड फॉर्म को क्या बोला, प्रोटोट्रॉफ, और ये है ऑक्जोट्रॉफ, ठीक है। उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दिया कि जो नेचर में पहले से है उसको बोलेंगे प्रोटोट्रॉफ, और जो म्यूटेशन से बना उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफ, ठीक है। पता उन्होंने क्या किया, न्यूरोस्पोरा का जब उन्होंने म्यूटेंट फॉर्म बनाया तो उन्होंने देखा इसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे हैं।
क्या रहे हैं, इस पर्टिकुलर फंगस को ग्रो करने में कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने गौर किया, ओहो बेसिकली बात ये है कि जो म्यूटेंट फॉर्म है ना, इसके अंदर कुछ जीन हो गया है म्यूटेंट और वो काम कर नहीं रहा है। तो वो काम नहीं कर रहा है तो पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बन रहा है, और पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बन रहा है तो पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक गया है, चाहे वो एनाबॉलिज्म का हो या कैटाबॉलिज्म का हो। इसी वजह से उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म से पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी न किसी फिजियोलॉजिकल फंक्शन में भाग लेगा, और वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होगा तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखेगा, जाहिर सी बात है कुछ चीज की कमी दिखेगी। तब इन्होंने ऐसा अंदाजा लगाया कि आखिर इसमें कितने प्रकार के जीन में म्यूटेशन हुआ। जब इन्होंने डिटेल स्टडी किया तो पता चला एक जीन में म्यूटेशन होने के बाद एक ही एंजाइम का सिंथेसिस रुकता है। ऐसा नहीं है कि एक जीन कई सारा एंजाइम बना रहा है, एक जीन एक ही प्रोडक्ट बनाता है और वो एक ही एंजाइम बनाने में भाग लेता है। इसलिए वहां से कंसेप्ट आया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। बाद में इस हाइपोथेसिस को कन्वर्ट करके किया गया वन सिस्ट्रॉन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है सिस्ट्रॉन और जीन अलग अलग चीज है, लेकिन इनिशियली कंसेप्ट यही था, वन जीन वन हाइपोथेसिस। बिल्कुल बढ़िया कंसेप्ट था। बाद में इसी को मॉडिफाई करके किया गया वन सिस्ट्रॉन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। मतलब अगर एक जीन में खराबी आ जाए तो एक प्रोडक्ट इफेक्ट होगा और एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक फंक्शन इफेक्ट होगा। और ये बात बताने वाले सबसे पहले शख्स कौन थे? बेडल एंड टॉटम, जिन्होंने न्यूरोस्पोरा पर स्टडी करके यह बात बताया था। चलिए बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? ज्योति, यहां तक सब कुछ ठीक है? यस सर। ईसा, यस सर। रिभा, रिभा, यस सर। हाँ अब समझिएगा, जब इतना सब कुछ हो गया तब तक समय आ गया था 1930 के आसपास का, और उस टाइम इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन पीक पर था। ग्रीन रिवॉल्यूशन की कहानी मैं आपको थोड़ा बहुत सुनाऊंगा, बायोटेक में भी सुनाऊंगा, इकोलॉजी में भी सुनाऊंगा, और प्लांट ब्रीडिंग में भी सुनाऊंगा, कई जगह ये ग्रीन रेवोल्यूशन होता ही है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन में ये हो रहा था क्वांटिटी बेस्ड प्रोडक्शन, क्वांटिटी बेस्ड प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जा रहा था कि कितना ज्यादा क्वांटिटी है क्रॉप का। तो उस टाइम हालांकि ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान फर्टिलाइजर वगैरह एक्सेस में यूज हो रहा था, लेकिन उसी दौरान एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एम एस स्वामीनंदन, भारतीय साइंटिस्ट एम एस स्वामीनंदन। इन्होंने एक बहुत ही गजब का चीज करके दिखाया। विदाउट फर्टिलाइजर, विदाउट एक्सेस फर्टिलाइजर यूज, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में एक बहुत जोरदार कंसेप्ट देके दिखाया। इन्होंने बोला आप लोग इतना फर्टिलाइजर जो डाल रहे हो इससे ह्यूमन का लाइफ पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है, इससे बढ़िया मैं एक टेक्नोलॉजी बता दूं। प्लांट की प्रोडक्टिविटी ही ना बढ़ानी है, प्लांट के अंदर प्रोडक्ट कौन बनाता है? जीन। हम क्या खाते हैं? स्टार्च खाते हैं, गेहूं मिलता है प्लांट से। तो आप यही ना चाहते हो कि ज्यादा नंबर ऑफ गेहूं का दाना मिले? तो एक काम करो ना, एक काम करो, प्लांट के जीने को छेड़छाड़ कर दो। लोगों ने बोला हाँ यार बहुत ही तो बढ़िया आइडिया है, बहुत बढ़िया आइडिया। बोले जीन में छेड़छाड़ करने से उस टाइम पार नहीं लग रहा था, संभव नहीं था। उस टाइम जीन में छेड़छाड़ करना संभव नहीं था, 1970 के बाद ये संभव हो पाया है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम। तो एम एस स्वामीनंदन ने क्या बोला, ठीक है कोई बात नहीं, देखो काम करो, जीन कहाँ होता है? डीएनए पे। डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। कैसा हूँ क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा दूं? बोला हाँ यार ये तो देखते हैं कोशिश करके। तो पता चला पॉलीप्लॉइडी एक प्रकार का म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करा करा के पर्टिकुलर प्लांट के सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल ट्रिपल 4 टाइम 8 टाइम तक कर लिया। और ज्यादा नंबर ऑफ जीन होगा, ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, तो बताओ प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका एक ये बहुत जोरदार यूज है। तो आर्टिफिशियल म्यूटेशन का सबसे भयानक यूज तो एम एस स्वामीनंदन ने किया। और पता है इसी वजह से आज एम एस स्वामीनंदन को हम लोग क्या बोलते हैं? पायोनियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पायोनियर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के जो जनक तो नहीं बोलते, लेकिन पायोनियर एक तरीके से जनक ही हो गया, फादर ही हो गया, वो बोलते हैं एम एस स्वामीनंदन को। उन्होंने जो टेक्निक दिया आज तक प्लांट ब्रीडिंग में ये कंसेप्ट यूज हो रहा है।
मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट ब्रीडिंग तो बताऊंगा। पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करा करा के वैरायटी ऑफ प्लांट हमने डेवलप कराई जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है नेचुरल प्लांट। तो अगर आपसे कोई पूछे आर्टिफिशियल म्यूटेशन का क्या यूज, तो एक तो आप ये बोलेंगे कि आर्टिफिशियल म्यूटेशन की मदद से हम जीन का फंक्शन स्टडी कर लेते हैं, म्यूटेशन करा के पता कर लेते हैं कि म्यूटेशन से क्या गड़बड़ी हुआ, जो चीज गड़बड़ी हुआ वही उस जीन का फंक्शन था। और एक आज प्लांट ब्रीडिंग में इसका बहुत जोरदार कंसेप्ट काम आ रहा है। और आर्टिफिशियल म्यूटेशन के स्टडी को एक अलग से एक नाम दिया जाता है एक्टिनोबायोलॉजी। क्या नाम दिया जाता है भाई? एक्टिनोबायोलॉजी। और एक्टिनोबायोलॉजी के पिता कहलाते हैं मुलर, क्योंकि उन्होंने ही तो ये काम स्टार्ट किया था। तो मुलर के बारे में एक बार ध्यान रखना, फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी। ये सारी बात आप अपने नोटबुक से एक बार जल्दी से रीड कर लीजिए, तब आप अगले मीटिंग में बातों को और भी आगे बढ़ा